नमस्कार, मैं उस्ताद द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति पर, नई शिक्षा नीति 2020 पर। नई शिक्षा नीति के इस वीडियो को यूजफुल माना जाना चाहिए उन लोगों के लिए जो कि शिक्षक हैं या फिर जो शिक्षक बनने जा रहे हैं या वो लोग जो अभी भी शिक्षकों के जो शिक्षा है उसको ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। और साथ ही साथ ये उन तमाम पहलुओं को मैं कोशिश करूंगा कवर किया जा सके जिनके ऊपर अलग अलग तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। सबसे पहली जरूरी बात यह है कि आखिर हमको ये समझना होगा कि ये नई शिक्षा नीति आखिर है क्या। मैं उन सब विषयों में नहीं जाऊंगा कि किसने बनाई, कब से बनी, क्यों, कैसे बनी, क्या, लेकिन हाँ ये जरूर समझना होगा कि आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है। नई शिक्षा नीति को समझने के लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को समझना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या सतत विकास जो लक्ष्य हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उन सतत विकास लक्ष्य को 2030 तक पाना है। और उन 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जो पाना है उसमें कुल 17 लक्ष्य हैं। और उन 17 लक्ष्य में जो चौथा लक्ष्य है वो गुणवत्ता परक शिक्षा की बात आती है। इसमें कहा गया है कि सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा की बात की गई है। क्योंकि ये प्रोग्राम जो है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा चालू किया गया है और भारत यूनाइटेड नेशन का सदस्य है, तो 2015 में इसने भी उसको अडॉप्ट कर लिया। और उसी के साथ एक नई बहस शुरू हुई कि भारत में एक नई शिक्षा नीति आनी चाहिए। हालांकि इसको लेकर के 21वीं शताब्दी में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं उसके ऊपर आया और कैसे भारत को विश्वगुरु बनाया जा सकता है इसके ऊपर काम किया गया। और एक तरह से जो सरकार है वो भारत की जो प्राचीन शिक्षा परंपरा है, जो भारत की सनातनी शिक्षा परंपरा है जिसमें ज्ञान की बात होती है, प्रज्ञा की बात होती है और सत्य की खोज, इसको उन्होंने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति, उसमें इन्होंने लिखा भी है कि भारत की जो सनातनी परंपरा है कहीं ना कहीं प्रयास होगा उसको पाने का। अब इस नई सनातनी परंपरा को पाने के लिए आखिर भारत ने क्या प्रयास किए हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है 1986 की शिक्षा नीति की। उस 1986 की शिक्षा नीति के बाद 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया और उन्हीं सब के आधार पर 2005 में एनसीएफ आया और बाद में टीचर एजुकेशन के लिए भी एनसीएफ आया और बाद में आया 2009 में आरटीई, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, जिसको लेकर के इस नई शिक्षा नीति में भी एप्रिसिएशन किया गया, उसको एप्रिसिएट किया गया है कि उसने एक आमूलचूल परिवर्तन भारत में शिक्षा के क्षेत्र में लाया। उस शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन करने में जो महत्वपूर्ण इकाई थी वह थी शिक्षक। और इस शिक्षक के लिए वर्तमान में शिक्षक नीति किस तौर पर देखती है उसको देखने और समझने की कोशिश करेंगे। और उस पूरी कोशिश में क्या क्या तथ्य हैं, उन तथ्यों के साथ साथ किन किन पहलुओं पर चीजों को रखा जाना चाहिए, उन सभी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहली चीज आती है कि आखिर शिक्षक कौन बन सकेगा अगर ये नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी, और जो कि हो ही गई है। जब तक राज्य स्तर पर लागू होगी पूरा फ्रेमवर्क, अब मैंने ये क्यों कहा कि लागू हो जाएगी उसको भी अभी बताऊंगा, तब कौन शिक्षक बन सकेगा इसके ऊपर एक चर्चा बनी। तो देखिए, एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ये लेकर आए, 4 साल के बीएड की बात इन्होंने की है। इस 4 साल को बीएड को अभी के बीएलएड जैसा समझा जा सकता है, जो कि पूर्णतः वो लोग करेंगे जो शिक्षक बनना चाहते होंगे। इसमें इन्होंने व्यवहारिक अभ्यास प्रशिक्षण, इस बात को अंडरलाइन करना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए, आगे इसका यूज मैं करूंगा। व्यवहारिक अभ्यास प्रशिक्षण पर जोर दिया है कि वो लोग जो 4 साल का बीएड करेंगे उन्हें व्यवहारिक अभ्यास प्रशिक्षण होना चाहिए जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जा सके। वो लोग जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है उनके लिए 2 साल का बीएड होगा। वो लोग जिन्होंने 4 साल का ग्रेजुएशन किया है, जो कि इसके अंतर्गत आ जाएगा 4 साल का ग्रेजुएशन या कोई भी और तरह का 4 साल का ग्रेजुएशन, तो उनके लिए 1 साल का जो बीएड होगा वो करना होगा। और ऐसे लोग जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनके लिए भी 1 साल के बीएड की बात की गई है कि आखिर उनके लिए कितने स्तर पर बात की जाएगी। मतलब इसको अगर सरल समझे, 4 साल का एक बीएड है, एक 2 साल का बीएड है, लेकिन उनके लिए जो ग्रेजुएट है, फिर 1 साल का बीएड है उनके लिए जिन्होंने या तो 4 साल में अपना जो ग्रेजुएशन है उसको पूरा किया है या जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है उनके लिए। इसी के साथ ही साथ जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसमें भी बीएड की बात है, लेकिन बीएड वही लोग डिस्टेंस एजुकेशन से करवा पाएंगे जो कि
पूरे के पूरे प्रॉपर जो इसमें चीज़ों को बताया गया है, किस तरह से क्या क्या होना चाहिए, साक्षात्कार की तैयारी होनी चाहिए, एक तरह से साक्षात्कार का माहौल होना चाहिए। एक साक्षात्कार क्या है, कुछ नहीं है, कक्षा में पढ़ाने की विधि की बात की गई है, तो उसको इसमें रखने की बात की गई है कि उसको होना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने एक बहुविषयक कॉलेज की बात की है जहां पर बीएड होगा, एमएड होगा और पीएचडी भी कराई जाएगी। इस पूरी चीज को एक स्कूली शिक्षा के नवीन तौर पर देखा जा रहा है कि ये लोग शिक्षक के तौर पर बन सकेंगे। लेकिन इतना ही नहीं है, इसमें ट्विस्ट तब आता है जब इसमें ये बात करते हैं स्थानीय क्षेत्र की। स्थानीय क्षेत्र की बात करते हैं और उस स्थानीय क्षेत्र में बात करते हैं उन शिक्षकों की जिनको स्थानीय स्तर पर लिया जाएगा। एक तरह से ग्रामीण परिवेश के शिक्षक, वो लोग जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, अपने स्थानीय स्तर पर पढ़ाना चाहते हैं, वो लोग भी शिक्षक बन सकेंगे। अच्छा, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने इस चीज को, पॉलिसी मेकर्स जो हैं उन्होंने इस चीज को ध्यान में रखा है कि शिक्षकों के खोए हुए सम्मान और आदर को वापस लौटाना है। इसका रास्ता उन्होंने देखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने स्थानीय स्तर पर स्थानीय भाषा को जानता है, वहीं पर वो अपना बीएड करता है और उसके बाद स्थानीय स्तर पर पढ़ाना शुरू कर देता है, तो उसको एक तरह से रोल मॉडल समझा जाएगा कि हाँ, ये व्यक्ति यहीं पर पढ़ा, यहीं की भाषा को जानता है और हमें पढ़ा भी रहा है। तो एक जो वो रोल मॉडल डेवलप होगा, वो उसको अपने आप में सम्मान और आदर मिल जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस चीज के ऊपर बात करती है कि जो खोया हुआ सम्मान है वो इस तरह से वापस दिलाया जा सकता है। साथ ही साथ इनका कहना है कि जो टीईटी है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये कक्षा 12 तक के टीचरों के लिए होना चाहिए। अर्थात कक्षा 12 तक का भी जो टीचर होगा उसको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। उसके साथ ही साथ उसके मार्क्स भी जोड़े जाएं, उसके उस विषय के, संबंधित विषय के, और साथ ही साथ उसका साक्षात्कार भी हो। अर्थात वो क्लास में कैसे पढ़ा सकता है इसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। उसके बाद उसको शिक्षक के तौर पर रखा जाना चाहिए। हालांकि इसको लेकर के एक पक्ष भी है और उस पक्ष को समझना होगा, जिसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। इसके अलावा इन्होंने जो शिक्षक बनने की योग्यताएं हैं उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं किया है। परिवर्तन कब होगा, मतलब कब हमारी ये बीटीसी, कई लोग कह रहे हैं बीटीसी बेकार हो जाएगा, डीएलएड बेकार हो जाएगा, ये बेकार हो जाएगा। देखिए, कुछ भी चीज बेकार नहीं होती। आज भी 2002 तक जो कोर्स चल रहे थे उनकी योग्यता की बात होती है, उनको नौकरी दी जाती है, उनकी योग्यता को माना जाता है। विशिष्ट बीटीसी चलता था, बंद हो गया, लेकिन उसको आज भी रखा जाता है। तो ये चीज नहीं होगी कि किसी को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया जाएगा। जो व्यक्ति आज अगर एक तरह से शिक्षक शिक्षा पा रहा है तो उसको आगे भी रखा जाएगा, मेंशन किया जाएगा। उसके लिए प्रॉपर तौर पर जो एनसीटीई है, जो हमारी संस्था है, वो पूरी तौर पर इसको एक बनाएगी कि किस तरह से इस पे काम करना है। अब वो कब बनाएगी, तो इसके ऊपर बात की गई है कि 2022 तक इसको राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक तय करने हैं। और ये एनसीटी मानक अकेले तय नहीं करेगी, इसमें उसका एनसीईआरटी सहयोग करेगी, एससीईआरटी सहयोग करेगी, अलग अलग लेवल के टीचर सहयोग करेंगे और साथ ही साथ उच्चतर जो संस्थान हैं उनके भी लोग इसमें सहयोग करेंगे, जिससे कि एक ब्रॉड लेवल पर, एक बड़े स्तर पर पूरी की पूरी एक राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक तय हो पाए। और इस राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक को 2022 तक सबमिट करना होगा, अर्थात 2022 तक इसको बना करके सरकार के पास देना होगा। साथ ही बात यह भी की गई है कि शिक्षकों को संवैधानिक अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, संवैधानिक तथ्यों के बारे में पता होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज जो मौलिक कर्तव्य हैं संविधान में 51A के अंतर्गत दिए हुए हैं, उनके बारे में भी उनके अंदर एजुकेशन का डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। जब व्यावसायिक मानक की बात आती है कि शिक्षकों में क्या क्या चीजों की जरूरत है, उनमें इन चीजों को भी तथ्यात्मक तौर पर रखा गया है कि ये भी चीज उनके अंदर शामिल होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी आदमी बीएड कर चुका है तो उसको कुछ विशेष सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। उन विशेष सर्टिफिकेट के आधार पर वो और भी अपने आप को ऊपर बढ़ा सकता है। ऐसे कोई भी व्यक्ति अगर प्राइमरी लेवल पर है तो ऐसे सर्टिफिकेट की वो अब प्राइमरी से अपर प्राइमरी में जा पाए तो उसके लिए सर्टिफिकेट चलाए जाएंगे। विशिष्ट कार्यक्रम होंगे अलग अलग स्तर पर, उनके ऊपर भी इसमें बात की गई है। साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा के, जो राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों की शिक्षा है, उसके लिए एनसीएफ डिजाइन करने की जिम्मेदारी जो है वो एनसीटी को दी गई है और ये जिम्मेदारी उसको 2021 तक पूरी करनी है। मोटे मोटे तौर पर ये पूरी चीज एक पॉलिसी की बात हो गई, लेकिन अगर हम समझें तो
ये कह देना कि हम अभी किसी भी कंक्लूजन पे पहुंच जाएं कि कौन शिक्षक बन सकता है कौन नहीं बन सकता है, ये कोरी अफवाह होगी। क्योंकि जब तक एनसीटीई जो कि धारा 23 की उपधारा 1 जो आरटीई राइट टू एजुकेशन उसके अंतर्गत स्थापित संस्था है, वो जब तक तय नहीं कर देती कि कौन टीचर बन सकता है, तब तक हम ये नहीं मान सकते कि कौन टीचर बन सकता है और कौन नहीं बन सकता है, या क्या क्या उसमें मानक तय होंगे। इसके ऊपर अभी बहस करना एक तरह से कोरी अफवाह कह सकते हैं। क्योंकि कोई कहता है कि बीटीसी बंद हो गया है, ये चालू हो गया है, भैया अभी सब कुछ चालू है तब तक जब तक नया पूरा का पूरा बन के पॉलिसी एकदम इंप्लीमेंट नहीं होती है। पॉलिसी बनती है, पॉलिसी बंद कमरों में एसी रूमों में बनाई जाती है, उसके बाद अलग अलग लेवल के लोगों को बुला करके उसके ऊपर काम होता है, हालांकि वो भी एसी कमरों में ही होता है, और वो आकर के जमीन पर किस हकीकत में आती है उसको आने में समय लगता है। तो एक तरह से मास्टर बनने के लिए ये जरूरी योग्यताएं हो गई। के बाद अगला मुद्दा आता है स्थानांतरण का। आखिर शिक्षकों का स्थानांतरण को लेकर के शिक्षा नीति क्या बात करती है? शिक्षा नीति ये बात करती कि स्थानीय स्तर की, जब स्थानीय स्तर की वह बात करती है और स्थानीय भाषा की बात करती है, इस कारण से वो ट्रांसफर को एक तरह से नीचे गिराने की बात करती है कि जो ट्रांसफर का स्केल है उसको कम किया जाए, मतलब कम से कम ट्रांसफर किए जाएं, और जो ट्रांसफर किए भी जाएं शिक्षकों के वो बहुत ही विशेष परिस्थितियों में किए जाएं, और इन विशेष परिस्थितियों में किए गए जो ट्रांसफर हों वो पूरी तरह से पारदर्शी ट्रांसफर हो, मतलब सॉफ्टवेयर को डेवलप करके, ये ना हो कि किसी भी स्तर से कैसे भी कोई भी ट्रांसफर पा जा रहा है। इस तरह का ट्रांसफर को वो एक तरह से मना करती है कि नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इशू और जरूरी इशू है जिसको समझना होगा, और ये उन शिक्षकों के लिए जो नियुक्ति पा चुके हैं और उन शिक्षकों के लिए जो नियुक्ति पाने जा रहे हैं और उन लोगों के लिए जो शिक्षक शिक्षा पा रहे हैं। प्रमोशन को लेकर के ये पूरी तरह से इस जो शिक्षा नीति है उसका एक क्लॉज बहुत ही बड़ी बात कहता है। क्लॉज 5.20 व्यावसायिक मानक की बात करता है, और उस व्यावसायिक मानक में ये कार्यकाल अवधि और वरिष्ठता को प्रमोशन का आधार मानने के पक्ष में नहीं है। मतलब अभी तक क्या है कि प्रमोशन एक टाइम पीरियड है, उतने साल के बाद आपको प्रमोशन मिल जाएगा। ये इसके ऊपर एकदम विपरीत बात करता है। ये कहता है कि जो मानक हैं पदोन्नति के लिए, कुछ मानक को सेट किया जाए और उन मानकों पर खरा उतरने वाले लोगों को ही प्रमोशन दिया जाए। उसके अलावा वो सारे लोग चाहे वो 20 साल की 30 साल की सेवा भी कर चुके हैं, लेकिन अगर वो उस मानक पर खरे नहीं उतर रहे हैं तो उनको प्रमोशन ना दिया जाए। इस चीज की वकालत नई शिक्षा नीति खुलेआम करती हुई दिख जाती है, और इसका सीधा प्रभाव न केवल प्रमोशन पर पड़ता है बल्कि वेतन वृद्धि पर भी पड़ता है। वेतन वृद्धि को लेकर के भी उसका इसी तरह की सोच है कि पूरी जो प्रक्रिया है वेतन वृद्धि की और जो प्रमोशन की है उसमें कार्यकाल की अवधि को हटा दिया जाए, और उनका जो एक्सपीरियंस है, एक तरह से वरिष्ठता वाला एक्सपीरियंस, उसको ना कंसीडर करके उनके जो मानक तय किए जाएंगे उनके आधार पर क्या वो मानक पर खरे उतरते हैं इसके ऊपर वो बात करते हैं। इसको उन्होंने मेरिट आधारित कार्यकाल की बात कही है, और कार्यकाल को दो भागों में बांटा है। एक कार्यकाल ट्रैक की बात वो करते हैं, मतलब वो काल जब आदमी संवीक्षा पीरियड में, मतलब एक तरह से स्थायी नियुक्ति उसे नहीं मिल पाई है, जब वो प्रोविजन पीरियड में है, उसको कार्यकाल ट्रैक की बात की गई है। और दूसरी तरफ उन्होंने बात की है स्थायी कार्यकाल की, जब वो मास्टर बन चुका है तब के कार्यकाल की। तो इन दोनों को भी डिफरेंशिएट करने की बात उन्होंने की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो मल्टी पैरामीटर्स होंगे, बहुत सारे मानक होंगे, उन पर खरे उतरने वाले टीचरों को ही प्रमोशन मिल पाएगा। वो सभी लोग जो अभी तक वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन पाते थे, वेतन में वृद्धि पा जाते थे, उसको रोकने की बात की गई है कि यह तरीका ठीक नहीं है, इससे शिक्षा का स्तर गिरता है और उस तरह की चीजें नहीं हो पाती जिस तरह की चीजें वास्तव में होनी चाहिए। प्रमोशन को लेकर के ये बात आती है। फिर इसके बाद बात आती है विशेष प्रशिक्षक की। एक विशेष प्रशिक्षक टर्म यूज किया गया है। ये उन स्तर की बात की, उस स्तर की बात की गई है जब कला, कृषि और स्थानीय स्तर की चीजें जो भी विकसित की जाएंगी, विद्यालय में विषयों को विकसित किया जाएगा, उनके शिक्षण के लिए जो स्थानीय लोग हैं, जो उस कला में पारंगत हैं, उनको विशेष प्रशिक्षक के तौर पर विद्यालय में शामिल किया जाएगा। इसकी बात भी ये करती है।
ये पूरी पॉलिसी एक तरह से उसके ऊपर बात करती है। इसके अलावा स्कूल ग्रुपिंग और स्कूल कॉम्प्लेक्स की बात आई है। हालांकि ये पहले से भी चलता चला आ रहा है, बीआरसी हो गया और तमाम चीजें, स्कूल कॉम्प्लेक्स ये स्कूल ग्रुपिंग ही है। लेकिन उसके ऊपर बात ये की गई है कि जो स्कूल जैसे 10-15 स्कूलों को आपस में जोड़ लिया जाए और उन स्कूल कॉम्प्लेक्स में जैसे एक स्कूल में इंग्लिश का टीचर है, दूसरे स्कूल में इंग्लिश का टीचर नहीं है, तो वो टीचर उस स्कूल में जाकर के पढ़ा पाए और इस पूरी चीज में 2 स्कूलों में वो एक साथ काम कर रहा होगा और वो दोनों स्कूल अपने आप में एक तरह से प्रगति कर रहे होंगे। इस चीज की वकालत नई शिक्षा नीति करती है कि स्कूलों को कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, उनके क्लस्टर बनाए जाए, समूह बनाए जाए और उनकी जो जरूरतें हैं उन जरूरतों के हिसाब से चीजों को पूरा करने के लिए शिक्षकों को उपलब्ध कराए जाए संसाधन। इसके अलावा सतत व्यावसायिक विकास की बात आती है। अच्छा, ये सतत व्यावसायिक विकास को कई लोग हल्के में ले सकते हैं कि अरे यार ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं और मतलब जो ट्रेनिंग के दौरान अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, कोई प्रोग्राम आया, कभी समावेशी शिक्षा को लेकर के आ गया, कभी बच्चों की गणित को लेकर के आ गया, अंग्रेजी को लेकर के आ गया। अब यहाँ पर जो ये सतत व्यावसायिक विकास है, जो कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, इसको प्रमोशन से भी जोड़ने की बात की गई है कि अगर कोई व्यक्ति जो ये हमारा सीपीडी इसका नाम दिया गया, अगर सीपीडी अच्छी तरह से करता है तो उसको प्रमोशन में लाभ दिया जाएगा। प्रमोशन में लाभ दिया जाएगा, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षण, अभी क्या है कि प्रशिक्षण को हल्के में लिया जाता है, अब प्रशिक्षण को लोग थोड़ा जोर दे करके उसके ऊपर ध्यान देंगे कि प्रशिक्षण अगर उनके पूरी कॉम्प्रिहेंसिवली उनके पूरे असेसमेंट जब उनका खुद का हो रहा होगा प्रमोशन देने के टाइम पर, उसमें वो सहयोग अगर कर रहा होगा तो निश्चित तौर पर उसमें काम होगा और उसको देखा जाएगा। इसके अलावा समावेशी समुदाय की बात की गई है शिक्षकों की सहूलियत के लिए कि जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, भौतिक संसाधन सरकार मुहैया कराएगी, ऐसा सरकार का कहना है, और निजी संस्थानों में निजी संस्थान कराएंगे, ऐसा भी चीजें सामने आती हैं। गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को दूर रखने की बात की जाती है। जो मिड डे मील है उसमें भी कहा जाता है कि मिड डे मील में भी उनकी कम से कम भागीदारी हो, इसके ऊपर बात की जाती है। बाकी शिक्षण विधि की स्वायत्तता की बात की जाती है कि एक उनके पास, शिक्षकों के पास जो भी अपने तरफ से वो नई चीजों को इजाद कर सकते हैं अपने कक्षा के स्तर के हिसाब से, उसमें प्रमोट किया जाएगा उन चीजों को, और ऐसे शिक्षक जिनकी उन विधियों से बच्चे सीख पा रहे हैं उन्हें सम्मान दिया जाएगा, उनके लिए उसमें सहूलियत की बात की गई है। मतलब एक कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया गया कि इसी के हिसाब से शिक्षा देनी है, ऐसा करना है। बाल केंद्रित शिक्षा तभी संभव हो पाएगी जब बच्चों के हिसाब से विधि को अपनाया जाएगा, तो उसकी वकालत कहीं ना कहीं करती हुई नई शिक्षा नीति दिखती है। इसके अलावा नई शिक्षा नीति में अलग अलग स्तर पर काम है कि एक शिक्षक जो है वो प्रमोशन अगर अपने सही स्तर से पा रहा है तो वो प्रमोशन पाते 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 जो मैनेजिंग बॉडी है, जहां पर मैनेजमेंट बन हो रहा है पूरी एजुकेशन का, वो वहां तक जा सकता है, ऐसी बात इस नई शिक्षा नीति में की गई है, बशर्ते उसका अपना जो अभी तक का जो पूरा प्रोफार्मा है, जो उसको अभी तक चीजों को कंप्लीट करना था, प्रोग्राम था पूरा, उसको उसने सही तरह से कंप्लीट किया हो, वो जो मानक है उन मानकों पर खरा उतरता हो, जो मानक बाद में तय किए जाएंगे। कौन तय करेगा? वो तय करने का काम एनसीटी का होगा। एनसीटी अकेले नहीं करेगा, उन मानकों को तय करने का मानक राष्ट्रीय स्तर के हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर अनेक संस्थाओं का सहयोग लेकर के उन मानकों को किया जाएगा। अब एक बड़ा इशू आता है जिस इशू के ऊपर चर्चा करनी चाहिए, और वो इशू है साक्षात्कार या इंटरव्यू का। ये तो सारी वो चीजें हो गई जिन पर शिक्षा नीति में अलग अलग स्तर पर बात की गई है, लेकिन क्या वास्तव में शिक्षा नीति स्कूलों में शिक्षकों की उस पूरी जो एक प्रक्रिया थी उसको पूरी तरह से बदलने में सक्षम हो पाएगी? तो मुझे ये लगता है कि इसका आंकलन बहुत जल्दी करना एक कष्टदायी हो सकता है। हालांकि काफी कुछ चीजें इस तरह की जरूर हैं कि वो पुराने माल को नए पैकेट में डालकर बेचने का काम किया गया है इस पॉलिसी में, और वो जो चीज है वो अपने आप में अखरती भी है कि एक बड़े स्तर पर इतनी बड़ी प्लानिंग थी, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था जिसे 2030 तक पूरा किया जाना था,
और उस 2030 तक पूरे किए जाने वाले लक्ष्य के लिए आपने पुरानी चीजों को कहीं ना कहीं फिर से अपना लिया, तो ये थोड़ी सी दिक्कत तो पैदा करता ही है। साथ ही साथ उस मंशा पर भी सवाल उठाता है जो परिवर्तन की मंशा पर आता है, जहां पर शिक्षकों की सम्मान की बात होती है। निजी संस्थानों के ऊपर नकेल कसने की बात अभी भी नहीं आई है। उनको उसी तरह से कुकुरमुत्ते जो इंस्टीट्यूट छोटे छोटे फैले हुए हैं स्कूली शिक्षा के अलावा जो टीचरों की शिक्षा के लिए, उनको लेकर के अभी भी ये पूरी नीति कुछ नहीं बोलती है। हमारे जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो टीचर का प्रशिक्षण कार्यक्रम है, अलग अलग डाइटों पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं, उनकी क्या स्थिति है किसी से छुपी हुई नहीं है। वहां पर शिक्षकों का प्रशिक्षण किस तरह से होता है, शिक्षकों का प्रशिक्षण किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। क्या उनके लिए जो टीचर हैं, जो स्कूली शिक्षा देने जा रहे टीचर हैं, उनके जो टीचर हैं उनकी क्या योग्यताएं होंगी, वो किस विशिष्ट तरह के कार्यक्रमों से गुजरे हुए होंगे, इसको लेकर के पूरी शिक्षा नीति मौन है। साक्षात्कार को लेकर के एक बड़ा प्रश्न चिन्ह फिर से उठ के खड़ा होता है। उसका मुख्य कारण यह है कि आप अभी भी सोचते हैं, साक्षात्कार जहां पर इन्होंने लिखा है उसमें इन्होंने लिखा है कि शिक्षण के प्रति जोश व उत्साह का आंकलन करने के लिए ये साक्षात्कार और कक्षा में जो डिमॉन्स्ट्रेशन है उसको लाएंगे। ये अच्छी चीज है, डिमॉन्स्ट्रेशन का ग्रेड होना चाहिए, डिमॉन्स्ट्रेशन और साक्षात्कार केवल ग्रेडिंग में होना चाहिए। लेकिन अगर वो चयन का आधार बनेगा तो वो निश्चित तौर पर अलग अलग तरह के, क्योंकि ये जो आप जो डिमॉन्स्ट्रेशन कराएंगे या साक्षात्कार कराएंगे, या ऐसा तो होगा नहीं कि इलाहाबाद में आप यूपीपीएससी करा रही है या दिल्ली में यूपीएससी बैठाल कर राष्ट्रपति भवन में करा रही है। तो वैसी परिस्थितियों में इसमें एक जो आपकी मंशा है बहुत बड़ी, उस पर प्रश्न चिन्ह उठ सकता है समय के साथ। बाकी ये चीज की जो आप एक इतना बड़ा एक करिकुलम आप डेवलप करेंगे, जो एनसीएफ बनाएंगे टीचरों की एजुकेशन का, एनसीएफटीई जो आप बनाएंगे, जिसको 2021 तक एनसीटी को बनाना है, वो क्या इतना कमजोर होगा कि कोई भी आदमी मास्टर की डिग्री लेकर के बाहर आ जाएगा और वो 4 साल में अपने अंदर उत्साह और जोश को पैदा नहीं कर पाएगा? क्या कोई भी आदमी आपका बीएड की डिग्री लेकर के, जिस तरह से अभी कोई भी बीएड कर लेता है, कोई भी बीटीसी कर लेता है, कोई भी डीएलएड कर लेता है, उसी तरह की परिस्थितियां अगर बनी रहेंगी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 हैं उनमें जो चौथा लक्ष्य है वो आप कैसे पा पाएंगे? इसके ऊपर अपने आप में प्रश्न चिन्ह उठाता है। ग्रेडिंग सिस्टम से हो तो समझ में आता है, लेकिन अगर उसके मार्क्स होना शुरू होंगे तो वो पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह तो लगाएगा ही लगाएगा। साथ ही साथ साक्षात्कार और अन्य तरह की अनियमितताओं को भी जन्म दे सकता है। इसके अलावा बात यह है कि ऐसा क्यों नहीं किया गया कि जो आदमी मास्टर बनना चाह रहा है उसके लिए शुरुआत से ही एक पूरी ट्रेनिंग हो। हालांकि इन्होंने ये बात जरूर कही है कि जो टीचर जो निकल रहे हैं उनका और जो स्कूलों में पद खाली हो रहे हैं उनका आपस में समन्वय बैठाने का काम करेंगे, लेकिन वो समन्वय किस स्तर तक आप बैठाएंगे? अगर बाद में भी आपको उनके ऊपर शक है कि वो लोग जोश और उत्साह से नहीं भरे हुए हैं तो निश्चित तौर पर आपके जो एनसीएफटी है उसमें भी कमी होगी। आपका जो एनसीटी जो पूरा एक आपका ये बनाएगा, क्या नाम दिया था बहुत बड़ा, राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक, उसको वो सही तरह से नहीं सेटअप कर पाएगी, क्योंकि अभी भी आपको उनके जोश और उत्साह में थोड़ी बहुत कमी नजर आती है। हालांकि ये पक्ष अलग अलग स्तर पर अपने अपने स्तर पर हो सकता है, लेकिन मेरा यही मानना है कि समय के साथ चीजें जब जमीन पर आएंगी तब आंकलन करना ज्यादा रुचिकर होगा। कई लोग इसको लेकर के कह सकते हैं कि आंकलन करने से पहले जो बॉडी है जिसने ये बनाई है पॉलिसी को, तो ये चीज याद रखें कि समालोचना हर जगह स्थान पाती है, और अगर वह इस पॉलिसी में भी स्थान पा रही है तो निश्चित तौर पर पॉलिसी में जो एक्ट बनेंगे इसके हिसाब से उनमें सुधार की जो जरूरतें हैं उनको पूरा किया जाएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट अपने आप में पूरा नहीं होता, लेकिन जो कमियां हैं उनको अगर समय के साथ सामने नहीं लाया गया तो निश्चित तौर पर जो एसडीजी है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जिनको हम 2030 तक हमको पाना है, जिसके लिए इस नई शिक्षा नीति को बनाया गया है, वो अपने आप में अधूरे रह जाएंगे। क्योंकि जब 1986 में भी शिक्षा नीति बनी होगी तो निश्चित तौर पर बहुत बैंड बाजा बजा होगा कि अभी शिक्षा में ऐसा परिवर्तन आ जाएगा कि हम यूनिवर्सिटीज को कहीं और ले जाएंगे, हमारे यहाँ के जो स्कूल हैं वो अलग स्तर के हो जाएंगे। लेकिन आज हमारे स्कूलों की क्या हालात है वो किसी से भी छुपी नहीं है।
प्राइवेटाइजेशन किस स्तर पर हो रहा है, सरकारी स्कूल किस तरह से कमजोर पड़ते जा रहे हैं, वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। और अगर इसी तरह की चीजें आगे भी रहीं, पुराने माल को नए पैकेट में डालकर बेचा जाता रहा, तो आने वाले समय में चीजें दिक्कत पैदा करेंगी। कई चीजें नई हैं और परिवर्तनकारी हैं, लेकिन वो लागू सही से हो जाए तो निश्चित तौर पर वो नए परिवर्तन को लागू कर लेंगी। लेकिन वो कब तक लागू होंगी, साक्षात्कार किस स्तर पर रहेगा, ग्रेडिंग पे रहेगा या उसका अहमियत चयन पे भी होगी, इन सारी चीजों के ऊपर एक्ट कानून जो आएंगे उनमें स्पष्ट होता रहेगा। और साथ ही साथ जो NCFT है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठेंगे या वो पूरी तरह से पाक साफ निकलेगा, ये चीजें समय के साथ सामने आती रहेंगी। हालांकि परिवर्तन हर जगह होना चाहिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। 21वीं शताब्दी के ये नया जो पॉलिसी है उसका स्वागत हम सभी को करना चाहिए। धन्यवाद।